केमिस्ट्री वाले सर आपका स्वागत करते हैं। चैप्टर है हाइड्रोजन। तो इसको हम एज सुन एज पॉसिबल खत्म करेंगे विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। एनसीईआरटी की एक भी लाइन आपको पढ़ने की नीड नहीं है। जो लाइनें मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसी के बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। 17 जुलाई 2022 आपका पेपर आ रहा है, उसके लिए मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेस हैं। तो सबसे पहली बात क्या है, हाइड्रोजन सिंपलेस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर अमंग द ऑल एलिमेंट है क्या बेचारे के पास? एक प्रोटॉन, जीरो न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। तो सिंपलेस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर अमंग ऑल एलिमेंट है। तो मान लीजिए फाइनल राउंड में तैयार कर रहे हैं तो इस लाइन को आप भूल सकते हैं कि ये सिंपलेस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर अमंग द ऑल एलिमेंट है। इसका एग्जिस्टेंस जो होता है वो H2 के फॉर्म में मिलेगा आपको। इसका एग्जिस्टेंस H2 के फॉर्म में फॉर्म्स मेनी कंपाउंड्स देन एनी अदर एलिमेंट्स। कोई और एलिमेंट इतने कंपाउंड नहीं बना पाता है जितने की हाइड्रोजन बनाएगा। तो हाइड्रोजन के ढेरों कंपाउंड हमें पता है। यूं समझ लें ये पप्पू एटम है, छोटा सा एटम है। तो हर किसी की गोदी में जाकर इसने बैठ जाना है, कंधे पे चढ़ जाना है। कौन है ये? पप्पू एटम। कौन है जी? बेबी एटम हाइड्रोजन। आगे बढ़ते हैं जी। पोजीशन क्या है तो सबको पता है, पीरियोडिक टेबल में भाई साहब पहले नंबर पे पढ़े। तो पहले नंबर पे रखना हमारी मजबूरी है। पहले नंबर पे इसको रखना हमारी मजबूरी है। कैसे हमारी मजबूरी, इस बात को हम समझ लेते हैं जी। 1s1 इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है जो कि एल्कली के NS1 से मैच कर रहा है। जो कि एल्कली के NS1 से मैच कर रहा है। जो कि एल्कली के NS1 से मैच कर रहा है। सिमिलर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जैसा कि मैंने आपको बताया आपके एल्कली मेटल्स का है। ओके, एक इलेक्ट्रॉन कम है किसके अंदर? 1s1 में। ये नोबेल गैसेस तक पहुंच पाए जैसे कि हेलोजन्स के साथ है। तो कॉन्फ़िगरेशन तो फर्स्ट ए से मैच कर रहा है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन कम है, वो नोबेल गैस तक पहुंचने में तो ये हेलोजन से मैच कर रहा है। तो फर्स्ट ए से भी और सेवेंथ ए से भी मैचिंग है इसकी। नाउ लाइक एल्कली मेटल, जैसे सोडियम ने सोडियम ऑक्साइड बनाना है, हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन का ऑक्साइड वाटर बनाना है। सोडियम ने सोडियम का सल्फाइड बनाना है, हाइड्रोजन ने अपना सल्फाइड बनाना है। सोडियम ने NaF NaCl NaBr बनाने, हाइड्रोजन ने भी बनाने। तो फर्स्ट ए के साथ सिमिलरिटीज हैं। नाउ इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है जैसा कि मैंने आपको पहले बताई दिया 1s1 है। इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो हाई है, जबकि एल्कली में नहीं है। तो कहीं एक लाइन में ये फर्स्ट ए से सिमिलरिटी शो कर रहा है और अगली लाइन में ही फर्स्ट ए के साथ इसकी डिससिमिलरिटी शो कर रहा है। अगली ही लाइन में फर्स्ट ए के साथ डिससिमिलरिटी शो कर रहा है। तो नॉन मेटेलिक है जबकि फर्स्ट ए वाले तो मेटल है। तो कहीं ना कहीं इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो हेलोजन्स के साथ ज्यादा मैच कर रही है। हेलोजन्स के साथ ज्यादा मैच कर रही है। चलो जी, फर्स्ट ए से मैचिंग इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सेक, और इसके अलावा हेलोजन से मैचिंग, एक इलेक्ट्रॉन कम है नोबेल तक पहुंचने के लिए। और नॉन मेटेलिक है, ये भी नॉन मेटेलिक है। वो डायटोमिक बनाते हैं, ये भी डायटोमिक बनाता है। ठीक है ना जी। इसके अलावा अगर हम चेक करें तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज मतलब हेलोजन्स की फर्स्ट ए से काफी हद तक मैच करती हैं। आगे बढ़ते हैं जी। हाइड्रोजन डायटोमिक है, सिंपल बात। सभी कंपाउंड्स के साथ मैच करेगा तो हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा आगे हाइड्राइड हमारे सिलेबस में आ भी रहे हैं। कोवलेंट कंपाउंड्स बनेंगे। लो रिएक्टिविटी एज कंपेयर्ड विद हेलोजन। अगर हेलोजन से कंपेयर करें तो रिएक्टिविटी थोड़ी इसकी कम है, क्योंकि इसको एनर्जी की बहुत खतरनाक नीड है, 436 किलो जूल पर मोल, जो कि एक अच्छी खासी एनर्जी है इसको बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। नाउ अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, शेयर भी कर सकता है, इसके अलावा गेन भी कर सकता है। तो इसकी हरकतें ऐसी हैं, लूज गेन शेयर, लूज गेन शेयर, लूज गेन शेयर। तो हाइड्रोजन की आदत लूज गेन शेयर वाली। और छोटी सी बात देखें, H प्लस में ये इतना छोटा हो गया है, 1.5 इंटू 10⁻³ पिकोमीटर। 1.5 इंटू 10⁻³ पिकोमीटर इसका साइज है। तो इट इज वेरी वेरी स्मॉल, क्योंकि न्यूक्लियस ही बचा ना भाई, ओनली न्यूक्लियस ही बचा हुआ है। और जब न्यूक्लियस बचेगा, जब अकेला न्यूक्लियस बचेगा, तो सिंपल सी बात है, जब अकेला न्यूक्लियस बचेगा तो साइज तो वेरी स्मॉल इसका होना ही होना है। इसीलिए इन सब चीजों को देखते हुए इन भाई साहब को सेपरेटली रख दिया गया है। इन भाई साहब को सेपरेटली रख दिया गया है, बिल्कुल अलग रख दिया गया है। ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। हाइड्रोजन अकरेंस कहां है? मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स है
हाइड्रोजन मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स है। हाइड्रोजन मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स है, बड़ी सिंपल सी बात। इसके अलावा ये अर्थ क्रस्ट में 15-16% के अराउंड कंबाइंड फॉर्म में मिलता है। इसके अलावा सोलर सिस्टम में भाई साहब की बल्ले बल्ले है। सोलर सिस्टम के अंदर इन हाइड्रोजन की बल्ले बल्ले है। सोलर सिस्टम के अंदर हाइड्रोजन मच अमाउंट में हमारे पास अवेलेबल है, मच अमाउंट में अवेलेबल है। सोलर सिस्टम, जुपिटर बहुत बड़ा आपको पता है प्लेनेट है, सैटर्न अच्छा खासा प्लेनेट है। तो कहीं ना कहीं इनकी प्रेजेंस हाइड्रोजन की मेन यूनिवर्स में कहां पर है जी? प्रिंसिपल अमाउंट में सोलर सिस्टम के अंदर है। मच लेस अबंडेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। रीजन, ये भाई साहब हल्के हैं। हल्का होने की वजह से ये हमारे अराउंड एटमॉस्फेयर में इसकी कोई ज्यादा परसेंटेज अवेलेबल नहीं है। ठीक है जी। तो लाइन टू लाइन आप मेरी बातें सुनते रहिएगा। आइसोटोप की बात कर रहे हैं और अभी हमारे पास 6 मिनट का वीडियो है और हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। 3 आइसोटोप है, एक 1H1 है, एक 1H2 है, एक 1H3 है। अब आइसोटोप के बारे में आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मेरे से सीख कर आए। प्रोटॉन का नंबर सेम होएगा, न्यूट्रॉन्स का नंबर अलग होएगा, मास नंबर अलग अलग है, एटॉमिक नंबर सेम है। तो जो ड्यूटेरियम है इसको हम हैवी हाइड्रोजन भी बोलते हैं। और जो 2021 में आया कि एक रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ द हाइड्रोजन बताएं, तो वो आपके पास 12.33 इयर्स का ट्राइटियम है, जो कि बीटा इमिशन के बाद 2He3 में कन्वर्ट होता है, जो कि बीटा इमिशन के बाद 2He3 में कन्वर्ट होता है, बीटा इमिशन के बाद 2He3 में कन्वर्ट होता है। इसके अलावा जो हैवी हाइड्रोजन है इसको साइंटिस्ट का नाम आप चेक कर ले, हेरोल्ड सी यूरे ने नोबेल प्राइज मिला था। उसने ड्यूटेरियम को, हैवी आइसोटोप जिसका मास नंबर 2 है, उसको सेपरेट किया था, उसको अलग किया था। ठीक है जी। इसके अलावा जो हाइड्रोजन है वो 0.015% इन टेरेस्टेरियल फॉर्म में हमें एचडी, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम एचडी के फॉर्म में मिलती है, एचडी के फॉर्म में मिलती है। बाकी जितनी भी मैं आपको आइसोटोप्स की प्रॉपर्टीज कंपेयर करता हुआ दिखा रहा हूं, जितनी भी प्रॉपर्टीज मैं आपको एच डी टी की कंपेयर करता हुआ दिखा रहा हूं, अगर आप ढंग से देखेंगे तो इसमें मैक्सिमम केस में 99% केस में हाइड्रोजन से ड्यूटेरियम ज्यादा, ड्यूटेरियम से ट्राइटियम ज्यादा। हर मामले में वो चीज याद रखनी चाहिए जो कम हो। हमेशा का रूल मैं ये बनाकर रखता हूं, जैसे कि आपकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, ये दोनों की बराबर है। ट्राइटियम तो हम रेडियोएक्टिव होने की वजह से ज्यादा डील कर नहीं पाते हैं, ज्यादा डील कर नहीं पाते। बाकी हर पर्सपेक्टिव में ट्राइटियम ड्यूटेरियम हाइड्रोजन से ज्यादा ही मिलता है, ज्यादा ही मिलता है। ठीक है जी। अगर ये बात आपने समझ ली है तो फिर आपके लिए काम आसान हो जाएगा, सिर्फ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को छोड़कर। तो मैं तो कह रहा हूं बच्चों को कि आप अपनी कॉपी में सिर्फ और सिर्फ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस सेम है, अदरवाइज हर मामले में ट्राइटियम ड्यूटेरियम से, ड्यूटेरियम हाइड्रोजन से ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं जी। आइसोटोप 1s1 है, सेम ये आपके स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी लिखा हुआ है। जो अनटच्ड पार्ट रहता है उसका भी मैंने एक हेडिटन पेजेस बना रखे हैं, उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज आइसोटोप्स की सेम है। डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शंस हैं जिसको हम आइसोटोपिक इफेक्ट भी बोलते हैं, जिसको हम आइसोटोपिक इफेक्ट भी बोलते हैं। डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शंस है, कारण क्योंकि इनकी बॉन्ड एनर्जीज अलग अलग हैं। एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन 436 के अराउंड और ये 444 के अराउंड। दैट्स वाई इसकी केमिकल रिएक्शंस का जो रेट है वो आपको अलग मिल जाएगा, केमिकल रिएक्शंस का रेट अलग मिल जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, रेट ऑफ रिएक्शन अलग अलग है, वो भी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अलग होने की वजह से। चलिए हाइड्रोजन का प्रिपरेशन सीखते हैं, हाइड्रोजन का प्रिपरेशन सीखते हैं। और अप्रोक्सीमेट हमारी वीडियो अभी 10 मिनट की भी नहीं हुई है, हम प्रिपरेशन पे पहुंच चुके हैं। अगर मुझे हाइड्रोजन को लेबोरेटरी में प्रिपेयर करना है, अगर मुझे हाइड्रोजन को लेबोरेटरी में प्रिपेयर करना है तो मेरे पास एक बड़ा बढ़िया सा तरीका होता है, मेरे पास एक बहुत बढ़िया सा तरीका होता है। वो बढ़िया तरीका पता है क्या है? मैं ऐसे मेटल्स को चूज करूं जिनका ई नोट, जिनका एसआरपी, जिनका ई नोट, जिनका एसआरपी नेगेटिव है, और एसआरपी नेगेटिव वाले मेटल्स को मैं रिएक्ट करवा दूं डाइल्यूट एसिड्स के साथ। क्लियर है? तो उससे क्या होएगा, हमें हाइड्रोजन मिलेगी। तो इट इज यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय द
रिएक्शन ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इसी को हम NaOH के साथ जिंक जिंक का हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक नेचर का है, दैट्स वाई जिंक का हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक नेचर का, दैट्स वाई इसका एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन होकर हमें हाइड्रोजन मिल जाती है। इस बात को हमें समझना है। फ्रॉम डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट में लाइन है कि जो जिंक हाइड्रोक्साइड है दैट इज जिंक हाइड्रोक्साइड इज द एम्फोटेरिक इन नेचर। इसके अलावा कमर्शियली अगर प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपके बड़े काम आएगी। इफ यू वांट टू प्रिपेयर इट कमर्शियली, अगर आप इसको कमर्शियली बनाना चाहते हैं, अगर आप इसको कमर्शियली बनाना चाहते हैं तो आपको एक टेक्निक बड़ी काम आ सकती है, उसका नाम है आपके पास, अगर आप इसको कमर्शियली बनाना चाहते हैं तो आप वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करवा डालें। वाटर जो कि एक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर जो कि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो ट्रेसेस ऑफ एसिड बेस बीच में डालकर रखिएगा जिससे इसकी कंडक्टिविटी रिएक्टिविटी बढ़ जाए, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है। अगर आप हाई यील्ड में, हाई परसेंटेज में, हाई प्योरिटी में हाइड्रोजन बनाना चाहते हैं तो बेरियम हाइड्रोक्साइड जो कि बाद में अपने आप को प्रेसिपिटेट कर लेगा, बेस डालकर, बेरियम हाइड्रोक्साइड वाला बेस डालकर, बेरियम हाइड्रोक्साइड वाला बेस डालकर आप इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएं जिससे आप 99.95 मतलब 100% के अराउंड ही हो गया, उस परसेंटेज की हाइड्रोजन आप बना सकते हैं। ठीक है जी। तो कमर्शियल प्रोडक्शन में इलेक्ट्रोलाइसिस बस कहीं लिखा मिले कमर्शियल प्रोडक्शन का तरीका बताएं तो आप सीधा सीधा किसको टिक कर कराएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस कमर्शियल प्रोडक्शन। इन केसेस में ना यील्ड कम होती है, इंडस्ट्रियल कमर्शियल प्रोडक्शन में जनरली यील्ड कम होती है, दैट्स वाई हमें समझना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ यील्ड लेने के लिए नहीं, इकोनॉमिकल पड़े इसलिए हम इन मेथड्स को प्रोसीड करते हैं। लो जी, इसके बाद ये ब्राइन एक्वस NaCl, जब आप मेरे साथ एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे थे तो एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया, वहां से H+ Na+, Cl-OH-, उनमें जो NaOH है वो सॉल्यूशन में रहेंगे। क्लियर। अब इसकी डेप्थ में जाने की नीड आपको नहीं है क्योंकि ये बातें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, क्योंकि चैप्टर है 6-7 दिन का, उसको हमने 1 घंटे में खत्म करना है। तो आपको यहां थोड़ा सा एप्टीट्यूड अपने दिमाग से रखना पड़ेगा कि H+ और OH में से H+ डिस्चार्ज कर गया, Cl और OH में से Cl डिस्चार्ज कर गया, उससे क्या हुआ, उससे क्या हुआ, उससे क्या हुआ, जो आपके पास, जो आपके पास आपके पास ये कमर्शियल प्रोडक्शन के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस तो हमारे पास आ गया क्योंकि 9.3.2 में पहला है, दूसरा है, तीसरा, तो सारे इलेक्ट्रोलाइसिस करवाए जा रहे हो, चाहे पानी का करवा दो, चाहे पानी में आप लोग क्या डाल के करवा दो, बेरियम हाइड्रोक्साइड डाल के करवा दो, चाहे NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दो। क्लियर है। उसके बाद फोर्थ भी कमर्शियल प्रोडक्शन ही है। आपको क्या करना है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन आप समझते हैं, जैसे कि एल्केन हो गया मेरे पास, जैसे कि एल्केन हो गया मेरे पास, इस पर मैंने स्टीम का रिएक्शन करवाया और टेम्परेचर शुड बी वेरी वेरी हाई, वो हमने 1000 डिग्री के आसपास ले रखा है, 1000 डिग्री के आसपास ले रखा है, और निकल की प्रेजेंस में तो आपको मिलेगी वाटर गैस NCO3n+1H2। कुछ नहीं करना आपने, ये वाला N उठाकर यहां पुट कर देना है विद दिस ऑक्सीजन, तो दोनों के NN से NCO बन गया, दोनों के NN से NCO बन गया, दोनों के NN से NCO बन गया। उसके बाद जो आपने थोड़ा सा अपने आप को एक्सपर्ट बनाना है, वो हाइड्रोजन जो बच गए वो सारे जोड़ जाड़ के 3n+1H2 के फॉर्म में लिख देने हैं। आगे बढ़ते हैं जी। इसको वाटर गैस बोलते हैं, इसको सिन गैस भी बोलते हैं। इसको वाटर गैस, सिन गैस आप क्यों बोलते हैं, इसलिए क्योंकि इससे फर्दर मिथेनॉल, फॉर्मिक, फॉर्मेल्डिहाइड इनको बनाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल नीचे कोबाल्ट, जो कि आप अगर डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे तो वहां मेरे पास 27 नंबर के कोबाल्ट का ई नोट अच्छा खासा है, प्लस में है, प्लस में ई नोट है, तो अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो इस वाटर गैस को, सिन गैस को मिथेनॉल में कन्वर्ट कर देगा। लो जी, ये आपके सामने सारी रिएक्शंस हैं जो मैंने पीछे भी लिख दी हैं, वाटर गैस, सिन गैस। क्लियर। और सिन गैस का मैंने आपको बताया कि क्या क्या यूज आप कर सकते हैं। सिन गैस इज प्रोड्यूस फ्रॉम सीवेज, सोडस्ट, स्क्रैप वुड, न्यूज़पेपर एटसेट्रा। वो तो जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करते जा रहे हैं वैसे वैसे कचरे में से भी हम अच्छी अच्छी चीजें बना पा रहे हैं। और इस पूरे प्रोसेस में हमने कोल को
पूरे प्रोसेस में हमने कोयले को 1000 डिग्री पे स्टीम के साथ वाटर गैस में कन्वर्ट कर दिया है, तो इस रिएक्शन को हमने बोला है कोल गैसिफिकेशन। कोल गैसिफिकेशन, और पूरा 18% प्रोडक्शन हम इससे करते हैं हाइड्रोजन का, 18% प्रोडक्शन हम यहां से करते हैं, और ये जो है आपके पास इसे 77% प्रोडक्शन करते हैं हम लोग कमर्शियली। इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइसिस कमर्शियली हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस कमर्शियली हमारे पास एक बहुत बढ़िया तरीका है, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो आपके पास बेरियम हाइड्रोक्साइड डाल के पानी का हो, चाहे वो ब्राइन NaCl का हो, क्लियर ना, चाहे उसके बाद आप हाइड्रोकार्बन के साथ, चाहे उसके बाद आप कोक कार्बन पे स्टीम डालकर करवाएं, ये सारे तरीके आपके पास कमर्शियल प्रिपरेशंस हैं। 77% प्रोडक्शन तो हमने हाइड्रोकार्बन वाला करवाया, उसके अलावा 18% प्रोडक्शन हमने कोल गैस वाला करवाया। ठीक है जी। तो आगे बढ़ते बढ़ते हमें बताया गया कि अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो स्टीम के साथ ही 200-400 डिग्री पे हीट कर दीजिए, जिससे कार्बन मोनो कार्बन डाई, क्योंकि न्यूट्रल ऑक्साइड है, कार्बन मोनो कार्बन डाई में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन मोनो कार्बन डाई में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं वाटर गैस शिफ्ट, वाटर गैस शिफ्ट, इसको बोलते हैं वाटर गैस शिफ्ट। ठीक है जी। तो कुल मिलाकर आपके दिमाग में बात जारी होगी, और इसको ध्यान से सुनते रहिए, और ज्यादा टाइम भी नहीं लगा हमें, और हमने इस बात को प्रॉपरली सीख भी लिया है, प्रॉपरली हमने इस बात को सीख भी लिया है। तो वाटर गैस शिफ्ट का मतलब तो समझ ही गए आप लोग, कैटलिस्ट कौन है, यहाँ FeOCr2O3 है, क्योंकि कार्बन मोनो को कार्बन डाई में कन्वर्ट करने के लिए ऑक्सीडेशन तो करवाना पड़ेगा ना बेटा, तो ऑक्सीडेशन करवाना है, तो FeOCr2O3 वहां एक रिएजेंट हमारे पास काम करेगा, वहां एक रिएजेंट हमारे पास काम करेगा। आगे बढ़ते हैं जी, प्रॉपर्टीज की बात कर लें, प्रॉपर्टीज की बात कर लें, तो हाइड्रोजन कलरलेस है भाई, हाइड्रोजन एक ग्लास में भर के देख लो, कलरलेस है, ओडरलेस है, कोई टेस्ट नहीं है, हाँ इतना जरूर है कंबस्टेबल गैस है, जलती है, और हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट 2 है ओनली, दैट्स व्हाई हम समझ सकते हैं एयर जिसका एवरेज मोलिकुलर वेट 29 निकलता है, उससे मच 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 लाइटर गैस है, मच 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 हल्की गैस है। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लें, हाइड्रोजन का बॉन्ड डिसोसिएशन बड़ा डिफिकल्ट है, हाइड्रोजन का बॉन्ड डिसोसिएशन वेरी डिफिकल्ट है, इसको 2H में बदलने में आपको 436 किलो जूल एनर्जी लगती है पर मोल, और एनसीईआरटी लिख रही है कि ये एनसीईआरटी लिख रही है इस बात को, क्या लिख रही है भाई एनसीईआरटी, एनसीईआरटी लिख रही है कि कहीं ना कहीं एचएच बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज हाईएस्ट फॉर सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट, सिंगल बॉन्ड में ये हाईएस्ट एनर्जी कंसीडर होती है, सिंगल बॉन्ड में ये हाईएस्ट एनर्जी कंसीडर होती है। ठीक होगी बात। उसके बाद 2000 केल्विन पे मुझे कोई ज्यादा रिएक्ट करती हुई दिखती नहीं है, लेकिन जैसे ही 5000 केल्विन होगा मुझे ये प्रॉपरली रिएक्ट करती हुई मिलेगी, और रूम टेम्परेचर पे ये बिल्कुल कोने में छोटे मोटे बच्चे की तरह चुप करके बैठी रहती है, तो ये इनर्ट अपना फॉर्म, इनर्ट रेंज, इनर्ट बिहेवियर शो करती है, इनर्ट बिहेवियर शो करती है कौन, हाइड्रोजन, लेकिन 5000 केल्विन पे ये 95.5% रिएक्ट कर जाती है, रिएक्ट कर जाती है। अब थोड़ा सा आगे बढ़े, हाइड्रोजन हाई टेम्परेचर पे 2H में बदली, इलेक्ट्रिक आर्क और अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में 2H में बदली, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, इसीलिए ये सभी के साथ प्रॉपरली कंबाइन हो जाती है, ये सभी के साथ प्रॉपरली कंबाइन हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन ले भी सकती है, दे भी सकती है, और शेयर भी कर सकती है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इलेक्ट्रॉन लेना, देना और शेयर करना सारे प्रोसेस इसके लिए पॉसिबल हैं। तो अगर हम इसकी हेलोजन से रिएक्शन करवाएं, वैसे तो मैं चाहता हूं कि आप पीरियोडिक टेबल को सामने रख लें, हाइड्रोजन विद नंबर 3 से शुरू हो जाए, लिथियम तो LiH बनता है, उसके बाद बेरिलियम BeH2 बनता है, उसके बाद बोरोन B2S6 बनता है, ग्रुप नंबर 13 में आप सीखते ही हो, कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं, उसके बाद नाइट्रोजन N2 3H2 अमोनिया बनता है, उसके बाद अगर थोड़ा मूव करें ऑक्सीजन के साथ वाटर H2O2 बनता है, उसके बाद फ्लोरीन के साथ सारे हेलोजन के साथ HX बनता है, नियोन भूल जाओ, सोडियम NaH बनता है, Mg से MgH2 बनता है, एल्यूमिनियम से LH3 बनता है, सिलिकॉन से SiH4 बनता है,
फोस्फोरस से pH3 बनता है। इसी पी ब्लॉक हाइड्रोजन के अंदर एक क्वेश्चन है pH5 नहीं बनता, क्योंकि हाइड्रोजन की हीट ऑफ एटोमिजेशन इतनी ज्यादा है कि वो फोस्फोरस के इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर नहीं कर पाएगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, जिसको मैं एक अच्छा क्वेश्चन मान के चलता हूं, जो पर्सपेक्टिव एनसीईआरटी से चल रहा है। 140 मार्क्स फ्रॉम एनसीईआरटी केमिस्ट्री में खींचना आसान है, बस आप थोड़ा सा ध्यान से बातों को सुनते रहिए। तो हेलोजेंस के साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन होकर HX बना, रिएक्शन विद डाइऑक्सीजन पानी बना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो रिएक्शन में पानी जो बना वो स्टेबल होना ही होना है। नाइट्रोजन विद हाइड्रोजन हैबर्स प्रोसेस, अमोनिया बना जो कि अगेन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसके अलावा ये मेटल्स के साथ MH बना रहा है, फर्स्ट ए के साथ, सेकंड ए के साथ MH2 बना रहा है। इसके अलावा PD+2 को भी ये क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, PD+2 को भी रिड्यूस कर रहा है। इसके अलावा MXOY से भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर बनाएगा और M अलग हो जाएगा, मेटल अलग हो जाएगा। नाइट्रोजन के साथ इसने अमोनिया बना दिया। दिस इज द मेथड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया बाय द हैबर प्रोसेस, जिसको हम इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी पढ़ते हैं। रिएक्शन विद मेटल्स की बात कर लूं तो M+H2MH बना, M यहां एल्कली मेटल है। जब आप ग्रुप नंबर फर्स्ट में होते हैं, फर्स्ट ए में, तो आप इसकी स्टेबिलिटी भी पढ़ते हैं कि टॉप से बॉटम इनकी स्टेबिलिटी घट रही है। LiH सबसे स्टेबल माना जाएगा, जबकि CSH फ्रेंडशिप अच्छी नहीं है क्योंकि बड़ा और छोटा हो गया, इसको अनस्टेबल कंसीडर किया जाएगा, इसको अनस्टेबल कंसीडर। खास बात एक और, अगर आप रेडॉक्स चैप्टर में जाना चाहते हैं तो हाइड्रोजन -1 कंसीडर होएगा। रिएक्शन विद मेटल आयंस एंड मेटल ऑक्साइड्स, जो कि पीछे मैं लिख चुका हूं तो वहां से आप रीड कर चुके हैं कि ये PD+2 या MXOY से खुद उनको रिड्यूस कर देगा। PD+2 PD में कन्वर्ट हो गया और MXOY चाहे वो आपके पास किसी भी टाइप का MXOY है, तो हाइड्रोजन में एक एफिशिएंसी है, एक पावर, एक ताकत है इनको रिड्यूस करने की। ठीक है जी। और इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आपको पता ही है कि जब मैं एल्कीन और एल्काइन के साथ हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाता हूं तो वो एल्केन्स में कन्वर्ट होते हैं, जिसको हाइड्रोजनेशन बोलते हैं आप लोग। इसके अलावा वेजिटेबल ऑयल्स का भी निकल हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, आप मार्केट में जाइए कभी, वेजिटेबल ऑयल घी खरीद कर लाइए, GHEE, वहां साफ लिखा रहता है इट इज मेड बाय द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। तो वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल फैट में कन्वर्ट करने का काम हाइड्रोजन कर सकता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाए, एक बड़ी प्यारी रिएक्शन है हाइड्रोफॉर्माइलेशन। वर्ड को सीखा करो, केमिस्ट्री वालों ने वर्ड बड़े अच्छे अच्छे बना रखे हैं। हाइड्रोजन फॉर्माइल CHO ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाना। तो अगर मैं एक एल्कीन में H2CO का कोबाल्ट कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा दूं तो हाइड्रोफॉर्माइलेशन होएगा, और हाइड्रोफॉर्माइलेशन होकर मेरे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो सबसे पहले एल्डिहाइड बनेगा और अनब्रांच्ड मेजर प्रोडक्ट होगा। उसके बाद अगर मैं फर्दर करवाऊंगा तो मुझे मिलता है एक एल्कोहल, जो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी कर सकता है, लेकिन मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करना नहीं ना, क्योंकि चैप्टर तो मेरा हाइड्रोजन चल रहा है। तो हाइड्रोजन ने एल्डिहाइड को रिड्यूस करके एल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया है। आगे बढ़ते हैं जी। एक प्रॉब्लम है कि अगर हम डाइहाइड्रोजन का क्लोरीन से रिएक्शन करवाएं, जब आप बात कर रहे हैं प्रॉब्लम 9.1 की, तो हाइड्रोजन क्लोरीन से HCl बना रहा है, बिल्कुल ठीक बात है जी। सोडियम के साथ NaH बना रहा है, बिल्कुल ठीक है जी, जहां H- हो गया। कॉपर टू ऑक्साइड से हाइड्रोजन रिएक्शन करके ना, जैसे कॉपर टू ऑक्साइड हाइड्रोजन लिखेंगे तो कॉपर अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। फिर आप देखें यूजेस ऑफ डाइहाइड्रोजन, लार्जेस्ट सिंगल यूज ऑफ डाइहाइड्रोजन इज इन द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। ये लाइन आपको एनसीईआरटी की है, लार्जेस्ट सिंगल यूज ऑफ डाइहाइड्रोजन इज इन द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। तो वह नाइट्रोजन यूज आएगा, जो कि हमें मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड, आप देखते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट के ग्रुप नंबर 15 में दिखता है हम लोगों को, तो वहां से हम क्वेश्चन उठा सकते हैं कि नाइट्रोजन से हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है और लार्जेस्ट सिंगल यूज ऑफ डाइहाइड्रोजन इज इन द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। अच्छी लाइन है जिसको आपको हाईलाइट करना चाहिए और याद रखना चाहिए, विच इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स। अब एक और बात है, डाइहाइड्रोजन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वनस्पति फैट फ्रॉम द हाइड्रोजनेशन ऑफ, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पॉली अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल्स लाइक सोयाबीन और कॉटन सीड एटसेट्रा।
आगे बढ़ते हैं जी। इसके अलावा पीछे मैंने आपको बता दिया था सिन गैस, उससे हम मिथेनॉल बना रहे हैं, हाइड्राइड्स बना रहे हैं मेटल के। ओके, इसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, जैसा कि H2Cl2 क्वेश्चन था 9.1 आपने पढ़ा था। मेटलर्जिकल प्रोसेस में हाइड्रोमेटलर्जी, जिसमें मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करके मेटल बनवाएगा, मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करके मेटल बनवाएगा, मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करके मेटल बनाने का काम करता है। क्लियर। एमओ से हाइड्रोजन, पीछे भी आया था हमारे पास, क्वेश्चन ही था CuO को कॉपर में चेंज करना। चलो जी आगे देखते हैं हम इसी प्रोसेस में और आगे। तो हमें एटॉमिक हाइड्रोजन से ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च मिलती है। क्लियर, जो कटिंग और वेल्डिंग पर्पजेज में काम आ रही है। एटॉमिक हाइड्रोजन एटम्स प्रोड्यूस्ड बाय डिसोसिएशन ऑफ डाइहाइड्रोजन विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रिक आर्क। ठीक है जी, तो हाइड्रोजन ये एटॉमिक हुई जिसमें खतरनाक एनर्जी भरी पड़ी है। ये ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्चेस कटिंग और वेल्डिंग में काम आ रही हैं, और हाइड्रोजन 4000 केल्विन पे इलेक्ट्रिक आर्क की प्रेजेंस में एटॉमिक हाइड्रोजन में बदलेगी। वो एटॉमिक हाइड्रोजन जब रिकंबाइन होगी तो एक्सोथर्मिक है। और वैसे भी लेवोजियर रूल ऑफ द थर्मोडायनामिक्स है, अगर फॉरवर्ड प्रोसेस एक्सो हो तो बैकवर्ड एंडो होगा, और फॉरवर्ड एंडो हो तो बैकवर्ड एक्सो ही होगा। इसके अलावा रॉकेट फ्यूल है, चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का फ्यूल सेल बनाते हैं हम लोग ना, रॉकेट फ्यूल बनाने में काम आ रहा है, क्योंकि इससे पोल्यूशन भी नहीं हो रहा और जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो गैसोलीन से ज्यादा है। इस चैप्टर की एंडिंग में ये सब आपको लिखा मिलेगा। हाइड्राइड्स की बात कर लें तो 3 टाइप के हाइड्राइड बनते हैं। आयोनिक, हाई एमपीबीपी। क्लियर, हाई एमपीबीपी। इसके अलावा इनके अंदर जो सबसे बड़ी खासियत है, क्लियर, वो है हाई एमपीबीपी के अलावा रिजिडिटी, स्ट्रेंथ, ताकत बड़ी ज्यादा है जिस मेटल से बनते हैं उसके कंपैरिजन में। और बनते तो किसके साथ है? हाइड्रोजन कंबाइन होएगा, बाइनरी कंपाउंड्स बनाएगा, उनमें जो सेलाइन बना रहा है मैक्सिमम, जो आपके पास आयोनिक बना रहा है वो मेनली स्टोक्योमेट्रिक है और फर्स्ट के मेटल्स के साथ बन रहे हैं। उनमें से लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़ दे वो कोवेलेंट बनाते हैं। चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग है, फजांस रूल है। क्रिस्टलाइन है, नॉन वोलेटाइल है, नॉन कंडक्टिंग इन सॉलिड स्टेट है। और वैसे भी अगर NaCl की बात करो तो वो क्रिस्टलाइन है, नॉन वोलेटाइल है, नॉन कंडक्टिंग इन सॉलिड स्टेट है। फ्री आयंस नहीं है, लेकिन पिघलाओगे फ्री आयंस होने की वजह से इनमें कंडक्टिविटी आ जाएगी। दूसरा, जब इन हाइड्राइड्स का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाओगे, मैंने पीछे भी बताया NaCH जुड़ा हुआ है तो H माइनस है, माइनस एनायन एनोड पे जाकर डिस्चार्ज और डिपॉजिट हो जाएगा। और हाइड्राइड पानी वानी के साथ वॉलेंटली रिएक्ट करते हैं, जैसे NaH एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट भी है। LiH अनरिएक्टिव है मॉडरेट टेम्परेचर पे, लेकिन Al2Cl6 के साथ या B2H6 के साथ बहुत अच्छे अच्छे ये रिड्यूसिंग एजेंट बना रहे हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाईली यूजफुल है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बारे में आप जानते ही हैं, एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करके अल्कोहल में बदलना। लिथियम बोरोहाइड्राइड भी आप जानते ही हैं। क्लियर, तो ये अच्छे अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। ये आयनिक हाइड्राइड्स की बात चल रही है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़कर कोवलेंट हाइड्राइड्स या मोलिकुलर हाइड्राइड्स की बात कर सकते हैं। तो कोवलेंट या मोलिकुलर हाइड्राइड पी ब्लॉक से बनते हैं मैक्सिमम, और पीछे लिथियम, मैग्नीशियम, और इनको तो आप उठा ही सकते हो। क्यों? क्योंकि उनका फजांस के अकॉर्डिंगली कोवलेंट नेचर है। हाँ, ये हाइड्राइड एक्चुअल नहीं है, लेकिन फॉर कन्वीनियंस इनको हम हाइड्राइड बोल देते हैं। H नेगेटिव थोड़ी है इनके अंदर, ये वोलेटाइल नेचर के, मीथेन, इथेन, प्रोपेन ले लें आप लोग। इनकी 3 कैटेगरी, अगर केमिकल बॉन्डिंग के आपने ड्रॉबैक्स, लिमिटेशन ऑफ द ऑक्टेट रूल पढ़ी है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट BF3 BCl3 BeCl2, वैसे ही ये आपका BH3 रहेगा। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज जैसे CH4 हो गया। इलेक्ट्रॉन रिच जिनके पास लोन पेयर पड़े और लुईस बेस का काम करते हैं वो। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं जी। आगे बढ़ने में हमें मिलता है NOF, जिनके BPMP लोअर है देन द हाइड्राइड ऑफ देयर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मेंबर्स। कारण है कोवलेंट नेचर के हैं ये। तो ऑन द बिहाफ ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ अमोनिया वाटर HF, BP is expected to be lower than those of subsequent group member hydride। रीजन इनका कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह हो रहा है। और चलो हम ग्रुप नंबर 15 में चलते हैं, फोस्फीन, आर्सिन, स्टीबिन, बिस्मुथिन। इसका जब कंपेयर करते हैं तो जो हमारा फर्स्ट है वो 3rd नंबर पे आता है, अगर आपको पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर 15 याद है तो। और अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ूं मैं, अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ूं तब मुझे सेम बात पानी के साथ भी दिखती है, क्योंकि पानी ने जाकर पता है क्या किया हुआ है, वोटर ने जाकर क्या किया हुआ है, वोटर ने जाकर क्या किया हुआ है, कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाकर अपना BP
हाईएस्ट कर लिया और वोलेटिलिटी लीस्ट कर लिया, और H2S बेचारा गैस फॉर्म में सबसे नीचे नीचे आ गया है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। अब बात करते हैं जी मेटेलिक और नॉन स्टोक्योमेट्रिक इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स की। ये मैक्सिममली बनाता कौन है? डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन बनाता है जी? डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन बनाता है? डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट बनाएंगे, इसमें 789 में गैप लगेगा, इनको हाइड्राइड गैप बोलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, नो हाइड्राइड। उसके अलावा छठे ग्रुप में क्रोमियम बना रहा है सिर्फ, तो 6 7 8 9 सारे गायब है। 6 में क्रोमियम के अलावा क्रोमियम ओनली फॉर्म्स हाइड्राइड, बाकी कोई नहीं बना रहा है। तो 6 7 8 9 गायब है, 67 89 गायब है। कंडक्टिविटी और हीट की या करंट की, सभी की मेटल में ज्यादा और हाइड्राइड में कम है, मेटल में ज्यादा और हाइड्राइड में कम है। ये सब नॉन स्टोक्योमेट्रिक है, कारण LaH 2.87, YbH 2.55, TiH 1.5 to 1.8 कांस्टेंट कॉम्पोजिशन का रूल इन पे नहीं लगता है। ओल्ड कॉन्सेप्ट ये है कि हाइड्रोजन इनके इंटरस्टिशियल स्पेस में जाती थी बिना डिस्टोर्शन किए, लेकिन जो नई डिस्कवरीज हैं वो बोलती हैं निकल, पीडी, सीरियम और एक्टिनम, जिनमें मेटल क्या हो रहा है? डिस्टोर्ट हो रहा है। देखिए एक बार इस पैराग्राफ को पढ़कर, अर्लियर इट वाज थॉट दैट इन दीज हाइड्राइड्स हाइड्रोजन ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल इन द मेटल लैटिस प्रोड्यूसिंग डिस्टोर्शन विदाउट एनी चेंज इन इट्स टाइप, लैटिस प्रोड्यूसिंग डिस्टोर्शन। क्लियर ना? जबकि है क्या, रीसेंट स्टडीज बोलती हैं एक्सेप्ट फॉर हाइड्राइड निकल, पीडी, सीरियम, एक्टिनियम, अदर हाइड्राइड्स ऑफ दिस क्लास हैव लैटिस डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द पेरेंट मेटल। तो डिस्टोर्शन हो रहा है, वो कह रहे थे डिस्टोर्शन नहीं हो रहा, हम कह रहे हैं विदाउट प्रोड्यूसिंग प्रोड्यूसिंग डिस्टोर्शन विदाउट एनी चेंज। और यहां हम मानकर चलते हैं कि रिसेंट डिस्कवरी में ये चेंज हो रहा है, मेटल में डिस्टोर्शन हो रहा है। बाकी आप सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ते हो, पीटीपीडी में एक शानदार कैपेसिटी है हाइड्रोजन को अपनी सरफेस पे एडजॉर्ब करने की, और सोर्स ऑफ हाइड्रोजन भी है और सोर्स ऑफ एनर्जी भी है, उसको हम बोलते हैं स्टोरेज मीडिया ऑफ हाइड्रोजन। तो पीटीपीडी में एक बड़ी अद्भुत क्षमता है कि वो हाइड्रोजन को एडजॉर्ब करेगा, जिसलिए हम उसको स्टोरेज मीडिया ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं। तो क्या फास्फोरस PH5 बना सकता है? तो आंसर है नहीं बना सकता, क्योंकि हाइड्रोजन का बॉन्ड डिसोसिएशन बड़ा डिफिकल्ट है और वो कभी भी इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर करने में कैपेबल नहीं हो पाता। रीजन मैंने आपको बताया, सिंपल सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वाटर का डिस्कशन शुरू हो गया। इसने कहा ह्यूमन बॉडी में 65% पानी है और प्लांट्स में 95% पानी है। ओशंस में 97.33% पानी मौजूद है। पानी के बारे में आप जानते हैं कलरलेस है, टेस्टलेस है, इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने में कैपेबल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। ठीक है जी। और इसके अनयूजुअल बिहेवियर के पीछे अगर कोई वजह है तो हम मान के चलते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है। इसके अलावा हाई फ्रीजिंग, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, हाई हीट ऑफ फ्यूजन, ये सब इसके पीछे एक ही वजह मानते हैं, हाई हाई स्पेसिफिक हीट, हाई थर्मल कंडक्टिविटी, हाई सरफेस टेंशन, हाई डाइपोल मोमेंट। ये सब इसके पीछे या तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज्यादा होना, या फिर हम मान के चलते हैं इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। चलिए बाकी H2 और D2 को कंपेयर करें, चैप्टर जब एंडिंग हो रहा होगा ना तो D2 का डिस्कशन आएगा। तो D2 जैसे HDT, जैसे कि हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्राइटियम में, ट्राइटियम सब में टॉप पे था, सिमिलर फॉर्म में H2 और D2 का कंपैरिजन करें तो D2 H2O से हर मामले में आगे ही जाने वाला है, हर पर्सपेक्टिव में। हर एक पर्सपेक्टिव में जो D2 है वो H2O से ज़्यादा है, चाहे वो मोलिकुलर मास हो, मेल्टिंग पॉइंट हो, या बॉइलिंग पॉइंट हो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो, चाहे वेपराइजेशन हो, चाहे इसके बाद आपके पास मैक्सिमम डेंसिटी हो, चाहे डेंसिटी हो, चाहे वो विस्कोसिटी सेंटीपॉइस में हो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मामले में हमारा पानी अच्छा सोलवेंट है। लो जी, अब वो कह रहा है H2O, इसकी हीट ऑफ वेपरेशन ज़्यादा है क्योंकि इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है ना जी। इसके अलावा अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं हीट ऑफ वेपरेशन के अलावा हीट कैपेसिटी भी अच्छी खासी है। क्यों? क्योंकि इसके पास कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एक्सेलेंट सोलवेंट है, पोलर मोलिक्यूल है। क्लियर? इसके अलावा इसमें अल्कोहल घुलती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह भी कभी कभी इसके अंदर पानी में घुल जाते हैं, जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, तो उसकी वजह हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। आगे बढ़ते हैं जी। स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, आप एक्सपर्ट हैं केमिकल बॉन्डिंग करने के बाद। sp2 sp3 हाइब्रिड है, दो लोन पेयर दो बॉन्ड पेयर है, बेंट है, एंगुलर है, ये इसकी खासियत यहाँ है ही। उसके बाद हम बात करें, पोलर मॉलिक्यूल हो ही गया, क्लियर। इसके बाद H2O, अगर इसको हम कन्वर्ट कर दें क्रिस्टलाइन फॉर्म में, यानी आइस बना दें,
अगर हम इसका आइस बना दें, क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, मतलब इसकी अगर हम आइस बना दें, तो ये हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे तो हेक्सागोनल मिलता है, ज़्यादा प्रेशर नहीं है। लेकिन अगर हम इसको वेरी लो टेम्परेचर पे ले आए तो ये कहीं ना कहीं आपको जो कन्वर्जन करता हुआ दिखता है, वो कन्वर्जन करता हुआ दिखता है किसके अंदर, इन द क्यूबिक स्ट्रक्चर, इन द क्यूबिक स्ट्रक्चर, इन द क्यूबिक स्ट्रक्चर। ये थोड़ा सा सीखने की बात थी आपके लिए। और डेंसिटी ऑफ वाटर लिक्विड, आइस से ज्यादा है तभी आइस फ्लोट करती है पानी पर। और ये केज लाइक स्ट्रक्चर आपके सामने पड़ा हुआ है, क्लियर। और हर ईच ऑक्सीजन, ईच ऑक्सीजन एटम इज सराउंडेड टेट्राहेड्रली बाय द फोर अदर ऑक्सीजन, जिसको थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चरली यहाँ ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि लाइन मुझे एनसीईआरटी में हमेशा थोड़ी सी अजीब सी लगती है। बट ये समझ लो, वन वाटर मोलिक्यूल इज सराउंडेड बाय फोर वाटर मोलिक्यूल्स। ठीक होगी बात है। और ये केज लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए इसकी जो वॉल्यूम बढ़ गया और डेंसिटी इसकी क्या चली गई है, लोअर हो गई है। डेंसिटी इसकी लोअर हो गई है, डेंसिटी इसकी लोअर हो गई है। तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं भाई। अब नाउ एम्पोट्रिक नेचर है तो ये एसिड से रिएक्शन भी कर लेगा, इसके अलावा ये बेस से रिएक्शन भी कर लेगा। एम्पोट्रिक होने की वजह से ये एसिड से रिएक्शन भी कर लेगा, बेस से रिएक्शन भी कर लेगा। तो अमोनिया बेस है, H2O एसिड हो गया, दैट्स वाई प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। H2S एसिड हो गया, पानी प्रोटॉन एक्सेप्टर बनकर H3O प्लस में कन्वर्ट हो गया। और ऑटो प्रोटोलाइसिस खुद का खुद से रिएक्शन, खुद का खुद से रिएक्शन, उसको बोलते हैं आप लोग ऑटो प्रोटोलाइसिस, उसको बोलते हैं आप ऑटो प्रोटोलाइसिस, उसको आप बोलते हैं ऑटो प्रोटोलाइसिस। ठीक है जी। तो यहाँ ऑटो प्रोटोलाइसिस में H3O प्लस और हाइड्रोक्साइड बना हुआ है। सिमिलर वे में रिडॉक्स रिएक्शन में बात करें तो ये रिडॉक्स रिएक्शन में ढंग से पार्टिसिपेट करता है, जैसे सोडियम पानी के साथ NaOH हाइड्रोजन, तो सोडियम का यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया। CO2 पानी, ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन आप अच्छी तरह से जानते हैं। फ्लोरीन वाटर के साथ फ्लोरीन कैन डिस्प्लेसेस ऑक्सीजन, क्लियर ना। फ्लोरीन कैन डिस्प्लेसेस ऑक्सीजन, फ्लोरीन डिस्प्लेसेस ऑक्सीजन। तो कारण क्या है, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसीलिए ऑक्सीजन को वहां से डिस्प्लेस करके ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है। हाइड्रोलाइसिस में देखें, P4 और 10 पी ब्लॉक एलिमेंट्स में सीख कर आए आप लोग, P4 और 10 पी ब्लॉक एलिमेंट्स में सीख कर आए हैं कि ये फॉस्फोरिक एसिड बनाता है। SiCl4 ग्रुप नंबर 14 में सीख कर आए हैं आप लोग, क्या बनाता है ये, SiO2 HCl बनाता है, NCl3 से NH3 HOCl बनता है। क्लियर। हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन है। हाइड्रेट फॉर्मेशन में जब आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां क्रोमियम के साथ कोबाल्ट के साथ कोऑर्डिनेटेड वाटर रहेगा, कोऑर्डिनेटेड वाटर रहेगा। और अगर आप इंटरस्टिशियल की बात करें तो एस ब्लॉक एलिमेंट के जो हेलाइड के साथ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बन रहे हैं, BaCl2 CaCl2, वहां ये हाइड्रेटेड फॉर्म में टिका रहेगा। ओके। और ऐसे जब आप बात करेंगे कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 की, कॉपर सल्फेट डॉट 5 वाटर की, तो वहां ये भाई साहब किस फॉर्म में जुड़े रहते हैं, CuH2O होल। जैसे कि कॉपर सल्फेट 5H2 है ना, उसमें 4 तो इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, 4 तो इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ जुड़े रहेंगे, लेकिन जो एक है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू इसके साथ कनेक्टेड रहता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू इससे कनेक्टेड रहता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू इससे कनेक्टेड रहेगा। तो कोऑर्डिनेटेड मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के बैठा हुआ है, इंटरस्टिशियल मतलब खाली जगहों में बैठा हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मतलब कहीं ना कहीं मेरे पास ये जो हाइड्रोजन है वो कोऑर्डिनेट भी है और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर भी है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर भी बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमें इस बात को समझना है कि हमें यहां जो टारगेट लेके चलना है वो टारगेट लेके चलना है कि हाइड्रोजन का अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप की बॉन्डिंग हो रही है, अलग अलग टाइप की बॉन्डिंग हो रही है। सेम क्वेश्चन इन्होंने रिपीट कर दिया, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर आर बॉन्डेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो आंसर है इसका 1। हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर बड़ा अच्छा टॉपिक है इसके अंदर, रेन वाटर प्योर होता है, क्लियर ना। इसके अलावा रीजन ऑफ हार्डनेस जो डेफिनेशन है, जो पानी के साथ झाग ना दे, डजेंट गिव द लादर विद सोप, जो पानी के साथ झाग ना दे उस पानी को हम हार्ड वाटर बोलते हैं। हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर दो कैटेगरीज हैं, पानी जो रेन से मिल रहा है वो सॉफ्ट है, हार्डनेस की वजह क्लोराइड सल्फेट बाइकार्बोनेट्स हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के। ठीक है जी। फिर यहाँ दो कैटेगरीज बट गई हैं, उससे पहले हम समझ लें कि हार्ड वाटर कैसे एक्ट करता है। जब कैल्शियम क्लोराइड से हार्ड वाटर को हमने रिएक्ट करवाया तो मैक्सिमम जो सोप थी
वो स्कम के फॉर्म में स्केल बनाकर अलग हो गई है। C17H35CO होल्ड ट्वाइस कैल्शियम, ये प्रेसिपिटेट बना गई है। और टाइप की बात करें, दो टाइप के आपके पास हार्डनेस है, एक टेम्परेरी है, दूसरी परमानेंट है। जो परमानेंट हार्डनेस है, जो परमानेंट हार्डनेस है, उसकी वजह जो है वो क्लोराइड्स और सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम है। टेम्परेरी की वजह बाइकार्बोनेट्स है। व्हाई टेम्परेरी इज कोल्ड एज टेम्परेरी? हम टेम्परेरी को टेम्परेरी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये सिर्फ बॉइलिंग से दूर हो जाएगी। टेम्परेरी टेम्परेरी क्यों है? कि बॉइलिंग से दूर हो जाएगी। बॉइलिंग से दूर क्यों हो जाएगी, इसे हमें समझना है। बॉइलिंग से मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का कन्वर्जन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट हो गया और ये कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेशन बन गया है। तो बॉइलिंग से बाइकार्बोनेट्स का रिमूवल हीटिंग करवा के करवाया जा सकता है और CO2 यहाँ एस्केप कर गई है। CO2 यहाँ एस्केप कर गई है। ठीक है जी, थोड़ा आगे बढ़े। क्लार्क्स प्रोसेस भी एक ऐसा तरीका है जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालकर, जिसमें आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालकर क्या कर सकते हैं इजीली, कैल्शियम 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 और यहाँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का KSP कम होने की वजह से उसके प्रेसिपिटेशन के चांसेस ज्यादा हैं। तो क्लार्क प्रोसेस का रिएजेंट कौन है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम 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 कार्बोनेट बना देंगे और OHH के साथ वाटर बना देगा। सो दो तरीके हमारे पास टेम्परेरी हार्डनेस, और मैं कई बार बोलता हूं दो नहीं 6 तरीके टेम्परेरी हार्डनेस हटाने के। क्यों? क्योंकि जिससे परमानेंट हार्डनेस हट रही है वो टेम्परेरी हार्डनेस तो आराम से हटा ही देगा। जिससे टेम्परेरी हार्डनेस हट रही है उससे परमानेंट हार्डनेस तो हटेगी नहीं, लेकिन परमानेंट हार्डनेस जिससे हट रही है उससे टेम्परेरी हार्डनेस तो रिमूव हो ही जानी है। तो एक तो बॉइलिंग तरीका हो गया, दूसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर ना? इसको डालकर भी, जिसको आप जनरली जनरली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसको आप लोग यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालकर बनाते हो। तो इन दिस मेथड कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम इसमें डाली गई है। तो कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट हो गया, प्रेसिपिटेट बन गया और उधर से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का भी प्रेसिपिटेशन हो गया है। परमानेंट हार्डनेस और टेम्परेरी दोनों को हटाने का तरीका सोडियम सोल्ट्स यूज करना। तो यहां मेरे पास वॉशिंग सोडा डाला गया है, यहां मैं वॉशिंग सोडा डाल रहा हूं। तो वॉशिंग सोडा ने क्या किया, कैल्शियम और कार्बोनेट ये दोनों प्रेसिपिटेट बना गए और पानी में NaCl जब भी होगा, पानी में NaCl जब भी होगा तो कभी भी हार्डनेस नहीं देता है। हाँ, क्लोराइड ऑफ कैल्शियम हो, क्लोराइड ऑफ मैग्नीशियम हो, सल्फेट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम हो, बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम हो, वो जरूर हार्डनेस देते हैं। तो Na2CO3 इज द मेथड टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस। ऐसी कैलगोन जिसका नाम है कैल्शियम गोन, ये NaPO3 होल NaPO3 होल 6 है, ये NaPO3 होल 6 है। तो जैसे ही आप किसी कैल्शियम या मैग्नीशियम के क्लोराइड को, हार्ड वाटर को इस पर से पास करवाएंगे तो मैग्नीशियम या कैल्शियम को ये खुद सोडियम के साथ एक्सचेंज कर देगा। उससे क्या होगा, परमानेंट हार्डनेस रिमूव हो जाएगी, परमानेंट हार्डनेस रिमूव हो जाएगी। कुछ बुक्स में इसको सेक्विस्ट्रेशन भी लिखा जाता है, कुछ बुक्स में इसको सेक्विस्ट्रेशन भी लिखा जाता है। तो फॉर्मूला आप कैलगोन का याद कर लें, NaPO3 होल 6, NaPO3 होल 6। उसके बाद है आयन एक्सचेंज रीजन, आयन एक्सचेंज रीजन। क्लियर है? इसमें करना क्या है जी आपने, इसके अंदर एक जियोलाइट है हमारे पास Na2Al2Si2O8, जिसको परमिटेड मेथड का नाम भी दिया जाता है, जिसको परमिटेड मेथड का नाम भी दिया जाता है। इसमें आप क्या करेंगे, कैल्शियम मैग्नीशियम का क्लोराइड है और ये सोडियम इसके साथ क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया और एग्जॉस्टेड हमारा जियोलाइट यहां पड़ा हुआ है, इसको एग्जॉस्टेड जियोलाइट हमारे पास पड़ा हुआ है। और जिस एग्जॉस्टेड जियोलाइट को अगर आप रीवर्किंग करना चाहते हैं इसके साथ तो ब्राइन के साथ रिएक्ट करवा दें, ये वापस एक्टिवनेस में आ जाएगा। एक है सिंथेटिक रेजिन मेथड, इसमें होता क्या है, आप एसिड बेस दो यूज कर रहे हैं, RSO3Na, इसके अलावा आप RCOONA भी यूज कर सकते हैं, इसके अलावा RNH3 प्लस OH यूज करें तो होगा क्या, ये कैटायन एक्सचेंजर बनेगा, ये एनायन एक्सचेंजर बनेगा। इससे हमारे पास जो वाटर है फुली कैटायन और एनायन से फ्री हो जाएगा, फुली कैटायन और एनायन से फ्री हो जाएगा। तो इससे हमें डी आयोनाइज्ड वाटर मिलता है, पूरी तरह से डी आयोनाइज्ड वाटर मिलता है। तो चौथा और लास्ट मेथड था सिंथेटिक रेजिन मेथड, जिससे आप फुली डी आयोनाइज्ड वाटर बना लेते हो।
Pure demineralized water free from all soluble mineral salt is obtained by passing water successively through a cation exchanger, जहां H निकलेगा, H से एक्सचेंज होगा, दूसरा एनायन एक्सचेंजर जहां OH से एक्सचेंज होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जिसके अंदर हम लोग, हमारा इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बनाने का तरीका क्या है जी, इसको हमें BaO2.8 वाटर पर डाइल्यूट H2SO4 की रिएक्शन करवानी है। कॉन्सेंट्रेट मत लेके चलिएगा क्योंकि H2O2 बड़ा सेंसिटिव और अनस्टेबल रिएक्टिव कंपाउंड है, तो BaSO4 प्रेसिपिटेट बनेगा, H2O2 यहां बन जाएगा। इसके अलावा मैं अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जाता हूं तो वहां इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस आते हैं मेरे पास, उसमें क्वालिटेटिव पार्ट में मैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करवाता हूं तो उससे मुझे H2S2O8 मिलता है, उससे मुझे H2S2O8 मिलता है, जिसे आप पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड बोलते हो, पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड बोलते हो। जब उस परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड का एग्जॉस्टिव बार बार हम हाइड्रोलाइसिस करवा दें तो H2O2 आपको साइड में मिलता है। समझने के लिए आप पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर हुआ, हाइड्रोलाइसिस हुआ, जिससे हमें हाइड्रोलाइसिस हुआ, एक OH आएगा, एक हमें H2SO5 मिलेगा, अगली बार फिर होगा तो यही हरकत वापस रिपीट होने वाली है, यही हरकत वापस रिपीट होने वाली है। अगर आप इसकी जगह पर D2O2 बनाना चाहते हो तो इसी पोटेशियम पर ऑक्सी डाइसल्फेट का ड्यूटेरोलाइसिस करवा दें। इंडस्ट्रियली अगर बनाना हो, मेगा स्केल पे बनाना हो, जिसमें यील्ड हमेशा कम रहती है लेकिन इकोनॉमिकल होने की वजह से हम इसको इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन बोलते हैं। 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल पर आप ऑक्सीजन का रिएक्शन करें, 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन आपका बाई प्रोडक्ट आएगा और H2O2 1% आएगी। इस 1% H2O2 का, जो कि आपको पता है अनस्टेबल कंपाउंड है, अपने BP पे ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्यूरिफिकेशन, अगर कोई भी कंपाउंड अपने BP पे टूटे तो उसके लिए हम लोग जो तरीका लगाते हैं प्यूरिफिकेशन का, उसको बोलते हैं डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, वैक्यूम डिस्टिलेशन। ये 30% तक और इसी को कॉन्टिन्यूस करके 85% तक, और फिर बचा हुआ पानी निकालकर आप उससे काम करवा सकते हैं। तो जो 85% H2O2 आपके पास आया, उसमें उसको आप ठंडा करके, कूल करके, ठीक है ना, तो उससे आप प्योर H2O2 निकाल सकते हैं, आइस क्रिस्टल के फॉर्म में अलग हो जाएगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्योर स्टेट में ये ऑलमोस्ट कलरलेस है, वेरी पेल ब्लू हो जाएगा जैसे जैसे इसको आप सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पानी में हर प्रोपोर्शन में घुल जाएगा और H2O2 डॉट वाटर बनाएगा, H2O2 डॉट वाटर बनाएगा। 30% वेट बाय वेट को आप लोग 100 वॉल्यूम भी बोलते हैं, और कभी ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाए जिसको वॉल्यूम स्ट्रेंथ बोलते हैं, कहीं अगर 30V लिखा मिलता है, 100V लिखा मिलता है, 20V लिखा मिलता है, तो 100V का मतलब है 1 ml H2O2 आपको 100 ml ऑक्सीजन एट STP दे रहा है। 1 ml H2O2 100 ml ऑक्सीजन एट STP दे रहा है। और इसका फॉर्मूला, अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ आपको पता हो, नॉर्मेलिटी निकालनी हो तो 5.6 से मल्टीप्लाई कर दें, और परसेंटेज स्ट्रेंथ निकालनी हो तो 0.303 से वॉल्यूम स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई कर दें। इन दोनों फॉर्मूलों को आप याद कर सकते हैं, ये आपके लिए बड़े यूजफुल है। जैसे कि इस क्वेश्चन को पढ़ लें, 10V है, ठीक है जी, और इसकी मुझे स्ट्रेंथ निकालनी है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, 0.303 से इसको मल्टीप्लाई करके 3% सीधे सीधे, बीच का तामझाम हम कुछ नहीं करने वाले हैं। फिर MP इसका 272.4 है। सारी प्रॉपर्टीज पानी से ज्यादा है एक्सेप्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, लेकिन फिर भी अच्छा सोलवेंट नहीं बन पाता है। अच्छा सोलवेंट क्यों नहीं बन पा रहा? अच्छा सोलवेंट इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि इसके साथ एक प्रॉब्लम है, ब्रेक होने वाली, टूटने वाली, पेरोक्साइड बॉन्ड में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन वाली। स्ट्रक्चर चेक कर ले, H2O2 श्योरली नॉन प्लेनर भी होएगा और नॉन पोलर भी होएगा। बॉन्ड एंगल इसका गैस फेज में कम है, बॉन्ड एंगल इसको थोड़ा सा आप हाईलाइट कर लें। लेकिन अगर ये डाइहेड्रल एंगल की बात करें तो गैस फेज में वो ज्यादा है, डाइहेड्रल एंगल। हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लें, H2O2 ऑक्सीडाइजिंग भी है, रिड्यूसिंग भी है, क्योंकि इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन है वो इंटरमीडिएट है। जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो बीच का है, इंटरमीडिएट है। दैट्स वाई ये ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट दोनों काम कर रहा है और दोनों मीडियम में कर रहा है। फेरस को फेरिक में, PbS को PbSO4 में। ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाएगा। ओल्ड ऑयल पेंटिंग्स को अगर आप H2O2 से वॉश कर दें तो वो
वाइट हो जाएंगी, मतलब कलर उनका जो ब्लैकिश कलर है वो उड़ जाएगा। ऐसी KMnO4 को H2O2 से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ रिड्यूसिंग, क्योंकि KMnO4 तो सबके डैडी जी हैं, KMnO4 तो +7 में है, तो H2O2 वहाँ रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा और KMnO4 को ये कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, इन द Mn+2, इन द Mn+2, इन द Mn+2। सिमिलरली HOCl की बात जब करेंगे हम लोग तो ये रिड्यूसिंग, HOCl के बारे में पी ब्लॉक एलिमेंट के ग्रुप नंबर 17 में लिखा हुआ है कि ये बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दैट्स वाई ये H2O2 को रिड्यूस, यहाँ H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट और HOCl ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, तो H2O2 को ऑक्सीडाइज कर देगा। तो Fe फेरस फेरिक में, PbS PbSO4 में, KMnO4 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, HOCl एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, H2O2 को ये रिड्यूस, H2O2 को ये ऑक्सीडाइज कर देंगे और H2O2 खुद रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा इन बोथ मीडियम। अब मुझे H2O2 का ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन बेसिक मीडियम समझना है, तो भी ये फेरस को फेरिक में बदलेगा और Mn+2 लोअर हो गया, Mn+4 में बदलेगा, आयोडीन को आयोडाइड में रिड्यूसिंग, क्या ना जी, और KMnO4 को Mn+4 में रिड्यूसिंग। और वैसे भी आप जानते हैं रेडोक्स चैप्टर में जब भी कभी आप KMnO4 को बेसिक मीडियम में लेकर चलते हो तो KMnO4 इटसेल्फ Mn+4 में ही बदलता है, जहां उसका एन फैक्टर हम लोग 3 कंसिडर करके क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। स्टोरेज करना हो तो लाइट की हेल्प से तो टूट जाता है, मेटल सरफेस में भी ये डिकम्पोज हो जाता है, डस्ट पार्टिकल की इंप्योरिटी भी इसको डिकम्पोज कर देती है। दैट्स वाई इसको हम लोग ग्लास की बोतल्स के अंदर हम क्या करेंगे, एक एक वैक्स की लाइनिंग डालकर, वैक्स की कोटिंग करवाकर तब भरेंगे, क्योंकि वैक्स एक हमारा एल्कीन है, हाइड्रोकार्बन है जो जल्दी से रिएक्ट नहीं कर पाता है। या फिर प्लास्टिक की वेसल्स में इसमें यूरिया एक स्टेबलाइजर के फॉर्म में भरकर हम इसको स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा यूजेस की बात कर लें, ब्लीचिंग एजेंट है, माइल्ड डिसइंफेक्टेंट है, एंटीसेप्टिक पर हाइड्रोल के नाम से मार्केट में बिकता है। इसके अलावा सोडियम पर बोरेट और पर कार्बोनेट बनाने में काम आता है, जो हाई क्वालिटी डिटर्जेंट्स बनाने में यूज होते हैं। सोडियम पर बोरेट और पर कार्बोनेट हाई क्वालिटी डिटर्जेंट बनाने में यूज होते हैं। इसके अलावा हाइड्रोक्विनोन का सिंथेसिस करवाने में, टार्ट्रिक एसिड, फूड प्रोडक्ट्स, क्लियर ना, सिफेलोस्पोरीन, क्लियर है, इन द इट इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोक्विनोन, टार्ट्रिक एंड सर्टेन फूड प्रोडक्ट्स एंड फार्मास्यूटिकल लाइक सिफेलोस्पोरीन। तो ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है सिफेलोस्पोरिन। इसके अलावा ग्रीन केमिस्ट्री में ये पोल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट में काम आता है, ऑक्सीडेशन ऑफ साइनाइड में काम आता है, रिस्टोरेशन ऑफ एरोबिक कंडीशन में काम आता है, क्योंकि H2O2 रिलीजेस ऑक्सीजन इजीली। फिर अगर आप D2O की बात करें जो पीछे हम छोड़कर आए थे, क्लियर, तो D2O मॉडरेटर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर है। करता क्या, ये न्यूक्लियर न्यूट्रॉन की स्पीड को कम कर देता है। क्लियर, एक्सचेंज रिएक्शन अगर मैकेनिज्म पढ़नी हो किसी की, उसमें एक्सचेंज रिएक्शन में ड्यूटेरियम की रिएक्शन थोड़ी स्लो चलती है तो भी हम इसको काम कर सकते हैं। अगर इसको बनाना हो D2O को, तो आप पानी का एग्जॉस्टिव लगातार 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 इलेक्ट्रोलाइसिस करते चले जाएं तो आपको ये 6000 लीटर में 1 लीटर D2O, 6000 ml में 1 ml D2O मिलता है। और बाकी बाय प्रोडक्ट ऑफ सम फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज है। कैल्शियम कार्बाइड, इसकी केमिकल रिएक्शन की बात करें तो पानी से रिएक्शन करके जैसे कैल्शियम कार्बाइड इथाइन देता है, ये हैवी इथाइन देता है। SO3 जैसे H2SO4 देता है, ये D2SO4 दे रहा है। एल्यूमिनियम कार्बाइड मीथेन, तो ये हैवी मीथेन दे रहा है। केमिकल रिएक्शन स्पीड कम होगी, रिजल्ट सेम आएंगे। डाईहाइड्रोजन एक फ्यूल के फॉर्म में काम करवाया जाए तो डाईहाइड्रोजन फ्यूल के फॉर्म में काम आ सकता है। हाइड्रोजन का अगर कंबशन करवाया जाए तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट निकलती है। तो पीछे लास्ट पेज पे दिया हुआ है वो मैं अभी आपको बताता हूं। पर ग्राम हाइड्रोजन एक बहुत अच्छा, पर ग्राम हाइड्रोजन एक बहुत अच्छा, पर ग्राम हाइड्रोजन एक बहुत अच्छा हम एक फ्यूल मान के चलते हैं। और अगर हम देखें इस बात को तो in this view hydrogen economy is an alternative. The basic principle of hydrogen economy is the transportation and storage of energy in the form of liquid or gaseous dihydrogen. तो अगर हम थोड़ा सा इस बात को यहाँ समझें, क्लियर, इट इज फॉर द first time in history of India that a pilot project using dihydrogen as fuel was launched in October 2005 by running automobiles. Initially 5% dihydrogen has been mixed in CNG for use in four-wheeler vehicles. The percentage of dihydrogen would be gradually increased to reach the optimum level. Nowadays it is now also used in fuel cells. H2O2 मैंने बताया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको। इसके अलावा जो हमारे पास हाइड्रोजन है, इसकी पर ग्राम
जो हीट रिलीज हो रही है वो सबसे ज्यादा हो रही है, और पर ग्राम हीट ज्यादा रिलीज होएगी, दैट्स वाई इसको हम बेस्ट फ्यूल मानकर चलेंगे। ठीक है जी। और ये हमारी चैप्टर की एंडिंग हो गई है, और अप्रोक्सीमेट हमने 54-55 मिनट्स में इसको कंप्लीट कर लिया है। तो मैं आपसे कहूंगा इसको 1.5x स्पीड पे देखें, 2x पे देखें, लेकिन एक बार चैप्टर को पढ़ जरूर लें। इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका निकल कर आ जाएगा। थोड़ा यूजेस वगैरह पे स्लो कर लें वीडियो को और फिर देख लें। तो ये हमारा हाइड्रोजन चैप्टर कंप्लीट